हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल। तो आज हम इस वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम की जो हमने कॉन्सेप्चुअल सीरीज चला रखी है, वहां पर सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हमारे चल रहे थे। उसी कंटिन्यूटी में आज फिर हम इस वीडियो में एक नया सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करने में कंजूसी मत कीजिए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्टूडेंट, आज जो हमारा एल्गोरिथम है दैट इज शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। ये हमारा जो शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट एल्गोरिथम हमने किया था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन बोलते हैं, या फिर उसका आप सेकेंड वर्जन बोल सकते हैं जिसको हम बी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो एस जे एफ जो है आपका फर्स्ट पार्ट है और एस आर टी एफ उसी का सेकेंड पार्ट है। देखिए, क्राइटेरिया बस टाइम ही रहेगा जैसा कि हमारा शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट में था, लेकिन यहाँ जो आप मोड देख रहे हैं, मोड क्या है? ये प्री एम्प्टिव शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट है। और शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट अगर हम बेसिक एसजीएफ की बात करते हैं, वहां पर जो हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है वो बस टाइम है, लेकिन मोड क्या है? वो नॉन प्रिमिटिव है। अब देखिए, प्रिमिटिव एसजेएफ को हम SRTF बोलते हैं, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ऐसा क्यों कहते हैं? प्री एम्प्टिव यानी कि आप सीपीयू को रोक रहे हैं, ठीक है। जबकि नॉन प्रिमिटिव के अंदर क्या होता था कि एक बार आपने सीपीयू असाइन कर दिया तो आप जब तक सीपीयू को वहां से ले नहीं सकते जब तक कि आपका प्रोसेस कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। बट यहाँ पर हम प्रिमिटिव एसजीएफ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से आपका SRTF वर्क करता है। तो यहाँ पर बच्चों आपको प्रोसेसेस दिए गए हैं। प्रोसेसेस 6 हैं जिनका अराइवल टाइम गिवन है और बर्स्ट टाइम गिवन है। आपको सीटी निकालना है यानी कि कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम निकालना है। तो जब भी हम किसी भी इस टाइप के एल्गोरिथम को सॉल्व करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर गैंट चार्ट बना सकते हैं जिससे कि इजी हो जाता है किसी भी एल्गोरिथम को सॉल्व करना। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कौन सा प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर आया? प्रोसेस P1 आया, ठीक है। 0 मिली सेकेंड पर आपका प्रोसेस P1 आ गया और आफ्टर 1 मिली सेकेंड कौन सा प्रोसेस आ गया? P2 प्रोसेस जो है रेडी क्यू के अंदर आ गया। यानी कि मतलब क्या हुआ कि प्रोसेस P1 को आपने 1 मिली सेकेंड तक एग्जीक्यूट कर लिया था, इसलिए हमने क्या किया, इसका बर्स्ट टाइम -1 कर दिया। ठीक है, अब आपके पास दो प्रोसेसेस आ गए हैं, P1 और P2। अब आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। ये यहाँ पर एसजेएफ से अलग है। एसजेएफ में हमने क्या किया था कि सबसे पहले प्रोसेस P1 को कंप्लीटली एग्जीक्यूट किया था। फिर जैसे इसका बर्स्ट टाइम 7 है यानी कि 7 मिली सेकेंड इसको लगे, उसके बाद हमने 7 मिली सेकेंड के बाद प्रोसेसेस को देखा था कि कौन कौन से रेडी क्यू में आ चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर हम पैरेलली देख रहे हैं कि आपने 1 मिली सेकेंड एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया, उसके बाद दूसरा प्रोसेस मेमोरी के अंदर आ गया, तभी तो हम इसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। कि अब जो आपका टाइम बचा हुआ है, प्रोसेस P1 का 6 है और प्रोसेस P2 का जो अभी भी आया उसका 5 है। तो यहाँ पर आपको शॉर्टेस्ट प्रोसेस जो है वो सेलेक्ट करना है। तो शॉर्टेस्ट प्रोसेस क्या है हमारे पास? यहाँ पर P2 है। अब P2 भी क्या हुआ कि आफ्टर 1 मिली सेकेंड, यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, आफ्टर 1 मिली सेकेंड प्रोसेस P2 का जो बर्स्ट टाइम है वो -1 हो गया जो कि 4 हो जाएगा। अब P3 भी रेडी क्यू में आ चुका है। देखो यहाँ पर अराइवल टाइम क्या है? 2 है और यहाँ पर भी आप पहुंच चुके हैं 2 तक। तो अब P3 आपके पास है। अब कौन कौन से प्रोसेसेस आपके पास लेफ्ट हैं? 6, 4 और 3। ठीक है, अब मिनिमम टाइम किसका है? प्रोसेस P3 का है, तो भाई उसे एग्जीक्यूट करेंगे हम 1 मिली सेकेंड के लिए। अब देखिए 1 मिली सेकेंड के बाद प्रोसेस P4 जिसका अराइवल टाइम 3 है, यहाँ पर भी आप 3 मिली सेकेंड तक पहुंच चुके हो। तो आपको क्या करना है? नेक्स्ट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है। अब एग्जीक्यूट करने का क्या क्राइटेरिया हमारे पास कि आपके पास बर्स्ट टाइम कितना रहता भी? 6, 4, इसका भी 2 हो गया, ठीक है, और 1। अब मिनिमम किसका है? मिनिमम P4 का है,
तो P4 को भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ठीक है, आफ्टर 1 मिली सेकेंड क्या हुआ, ये P4 एग्जीक्यूट किया तो इसका तो 1 था बस टाइम, तो ये 0 हो गया। अब जैसे ही P4 कंप्लीट हुआ आपका, तो आपका जो टाइम है, वेटिंग टाइम कितना बढ़ गया, 4। अब 4 टाइम पर आप देख रहे हैं कि प्रोसेस P5 भी रेडी क्यू में आ चुका है। अब हम P5 को एग्जीक्यूट करेंगे। अब हम एग्जीक्यूट करने से पहले हम बस टाइम को कंपेयर कर सकते हैं। कलर चेंज कर लेती हूँ, आपको इजी रहेगा अंडरस्टैंडिंग में। अब देखिए हमारे पास प्रोसेसेस जो हैं P5, P3, P2 और P1, ये 4 प्रोसेसेस हैं। अब आपको देखना है मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम किस किस प्रोसेस का सेम आ रहा है आपको, P3 का और P5 का। अब यहाँ पर सोचने की क्या बात है कि कौन से प्रोसेस को आप एग्जीक्यूट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर इस पॉइंट को ध्यान रखो कि अगर दो प्रोसेसेस का बर्स्ट टाइम इक्वल है तो जिस प्रोसेस का अराइवल टाइम कम होगा, यानी कि जो पहले आया होगा रेडी क्यू के अंदर, हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैं नोट डाउन कर देती हूँ। इफ बर्स्ट टाइम इज इक्वल of two processes, equal of two processes, then execute the process, then execute the process which has less arrival time। ठीक है, क्या, जिसका कम अराइवल टाइम है उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। अब आप बताओ कि किसका अराइवल टाइम कम है, प्रोसेस P3 का। प्रोसेस P3 का अराइवल टाइम क्या है हमारे पास, 2 है, और प्रोसेस P5 का जो अराइवल टाइम है वो 4 है। तो हम यहाँ पर प्रोसेस P3 को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, P3 को आपने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया तो इसका जो बर्स्ट टाइम था -1 कर दिया, और ये जो है यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब आप चेक करो कि अराइवल टाइम 5 पर आपका कौन सा प्रोसेस एक नया रेडी क्यू में आ चुका है, P6, और P6 का जो बर्स्ट टाइम है वो कितना है, 1 है। अब आपके पास कौन कौन से प्रोसेसेस मेमोरी के अंदर आ चुके हैं, आपके पास प्रोसेस P1 है, P2 है, P3 है, P4 एग्जीक्यूट हो चुका था, और P5 है। हाँ तो बच्चों, अब आपका क्या हुआ कि अराइवल टाइम 5th तक आप पहुंच चुके हो, और अराइवल टाइम 5th तक आपका एक और नया प्रोसेस आ गया है, दैट इज P6। अब उसका बर्स्ट टाइम क्या है, 1 है। अब आपके कौन कौन से प्रोसेसेस जो है रेडी क्यू के अंदर है, प्रोसेस P1, प्रोसेस P2, प्रोसेस P3, प्रोसेस P5 और प्रोसेस P6। अब आपको इनके सबके बर्स्ट टाइम कंपेयर करने हैं। तो मिनिमम बर्स्ट टाइम किसका है, P3 का और P6 का, दोनों का 1 है। अब क्या फॉर्मूला बताया था कि अगर बर्स्ट टाइम इक्वल है तो आप क्या देखेंगे, अराइवल टाइम देखेंगे। अराइवल टाइम जिसका कम होगा हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर जो एग्जीक्यूट करेंगे हम P3 को करेंगे। क्यों, क्योंकि P3 आपका टाइम 2 पर अराइव हो चुका है रेडी क्यू के अंदर, और प्रोसेस P6 आया है अराइवल टाइम जिसका 5 है। ठीक है, अब देखो आपने इसको भी एग्जीक्यूट कर दिया, P3 को भी, ये भी 0 हो गया। अब हमारे पास कौन कौन से प्रोसेस लेफ्ट है, P1, P2, इसको हम क्रॉस कर देते हैं, इसको भी हम क्रॉस कर लेते हैं, P5 और P6। अब P6 एग्जीक्यूट होगा क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम 1 है, इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये भी आपका रेडी क्यू से कंप्लीट हो गया। अब आपके पास बचा P5, P2 और P1। P5 का जो बर्स्ट टाइम लेफ्ट है वो 2 है, ये आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर भी इसका टाइम 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। उसके बाद आपके पास दो प्रोसेसेस बचे हैं सिर्फ, P1 और P2। पहले P2 को एग्जीक्यूट करेंगे। अब P2 को एग्जीक्यूट करेंगे, इसका टाइम कितना है, 4। अब 4 ऐड कर देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, ये 30। ठीक है, अब आपके पास सिर्फ P1 है, P1 को ही एग्जीक्यूट करना है, तो यहाँ पर आप P1 को एग्जीक्यूट कर लेंगे, 6 यानी कि 13 + 6 19। तो इस तरीके से बच्चों आप SRTF के लिए गैंट चार्ट बनाते हैं।
ठीक है। अब हमें निकालना है कंप्लीशन टाइम कितना है। अब मैं इसे रब कर देती हूँ। यहाँ रब नहीं करते हैं क्योंकि मैं आपको ये नोट्स दूंगी और वो फिर आपको मुश्किल हो जाएगा समझना। तो इसे हम थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, ओके। और जो ये कंप्लीशन टाइम है यहाँ ये आगे लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर हम कंप्लीशन टाइम लिख लेते हैं, ठीक है। इसको हम टर्न अराउंड टाइम लिख लेते हैं और ये हमारा वेटिंग टाइम हो जाता है। अब हम यहाँ पर कंप्लीशन टाइम निकालेंगे प्रोसेस P1 का। P1 कब कंप्लीट हो रहा है? 19 मिली सेकेंड के बाद। तो यहाँ पर आपको सोचने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पर आप 90 लिख देंगे। प्रोसेस P2 कब कंप्लीट हो रहा है? 13 पे, 13 लिख दो। प्रोसेस P3 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है 6 पे, तो यहाँ पर आप इसका कंप्लीशन टाइम 6 लिख दो। प्रोसेस P4 4 पे कंप्लीट हो रहा है, ये वाला। प्रोसेस P5 आपका 9 पे कंप्लीट हो रहा है और प्रोसेस P6 आपका 7 पे कंप्लीट हो रहा है। तो ये बच्चों कंप्लीशन टाइम निकल जाएगा इस तरीके से। अब हम निकालेंगे टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम 19 माइनस 0 19 हो जाएगा इसके लिए। ये 13 माइनस 1 इसका 12 हो जाएगा। इसका 6 माइनस 2 4 हो जाएगा और ये 4 माइनस 3 1 हो जाएगा और 9 माइनस 4 5 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 7 माइनस 5 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से टर्न अराउंड टाइम निकल जाएगा। अब आप वेटिंग टाइम निकालेंगे। वेटिंग टाइम क्या है? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो यानी कि 19 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 12। यहाँ पर आपका 12 माइनस 5 9, एक मिनट, 12 माइनस 5 तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर टर्न अराउंड टाइम 4 है और बस टाइम 3 था, तो यहाँ पर जो अब आपका हो जाएगा 1 और यहाँ पर टर्न अराउंड टाइम 1 बस टाइम 1 यानी कि 0। उसके बाद 5 माइनस 2 3 और 2 माइनस 1 तो ये बच्चों वेटिंग टाइम निकल जाएगा। टोटल वेटिंग टाइम अगर आपको बोला जाता है तो टोटल वेटिंग टाइम में क्या निकालेंगे आप? ऐड कर देते हैं सबको। 12 प्लस 7 19 20 23 एंड 24 और एवरेज वेटिंग टाइम बोला जाता है AWT, तो 24 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 4। तो इस तरीके से बच्चों आप शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टूडेंट्स ये था शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। यहाँ पर आपको सिर्फ एक चीज समझने की जरूरत है कि शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट के अंदर हम सबसे पहले जिसका अराइवल टाइम कम होता था, ठीक है, जैसे ये अराइवल टाइम 0 है तो हम उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते थे। वो कितना टाइम लेगा? जितना उस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम था। उसके बाद बर्स्ट टाइम कंप्लीट होने के बाद उस पर्टिकुलर प्रोसेस का तो हम चेक करेंगे कि विद इन दैट ड्यूरेशन कितने प्रोसेसेस जो है रेडी क्यू के अंदर आ गए हैं। उनके बाद हम डिसाइड करते हैं कि विच वन इज शॉर्टेस्ट और उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं। बट यहाँ पर शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में क्या है कि आपने 1 मिली सेकेंड तक एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया, उसके बाद आपने दोबारा से चेक किया कि कोई नया प्रोसेस तो मेमोरी के अंदर नहीं आ गया है। अगर नया प्रोसेस आ गया मेमोरी के अंदर तो आप क्या करेंगे? दोनों के बर्स्ट टाइम को कंपेयर करेंगे और फिर मिनिमम जिसका होगा आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो यही एक बेसिक डिफरेंस है, इसको समझने की जरूरत है और एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है जब स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करना होता है। क्योंकि आपको भी पता है आप एक कॉम्पिटिटिव टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव टेस्ट में बहुत आसान नहीं आ सकता, क्योंकि आपको पता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और कंपटीशन बढ़ गया है और वहाँ से सिर्फ अच्छे अच्छे बच्चे ही सेलेक्ट हो सकते हैं। जिसने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया है वही बच्चा सेलेक्ट होगा। तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने के लिए आपको ये सब अच्छे से गो थ्रू करना पड़ेगा और उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।